से कल हम लोगों ने पढ़ लिया है कंप्लीट फूल को बांस रूप से हमने देख लिया है। फूल का जो भी संरचना था हमने देख लिया। आज हम लोगों को आगे का देखना है, यानी युग्मक जनन देखना है, नर युग्मक देखना है, मादा युग्मक देखना है, बीजांड की संरचना। पहले एक बार आप पीछे वाला देख लीजिए। जिसको आप पकड़ते हो इसका क्या नाम है? पेशियोल है। यानी जिस चीज़ को हम पकड़ के फूल को किसी को देते हो या फिर फूल तोड़ते हो तो तोड़ते समय जिस चीज़ को पकड़ते हो क्या कहलाता है? पेशियोल। ये हरे रंग का जो होता है इसे कहते हैं क्या? ये हरे हरे रंग का जो एक एक जोड़ेंगे तो सेपल कहलाएगा, और सभी सेपल को मिला करके कैलिक्स यानी बाह्यदलपुंज कहलाएगा। बाह्यदलपुंज का काम क्या होता है? फूलों को कली अवस्था में क्या करना? भोजन और प्रकाश संश्लेषण करने का काम करना। और ये पुष्प जिस पे टिका है ना उसे पुष्पासन कहेंगे, थैलमस कहेंगे। और ये रंगों का जो कलर का दिख रहा है, अगर एक को हम देखेंगे, देखो अभी जो निकाल रहे हैं ये क्या है? ये एक एक को निकाल रहे हैं, ये क्या है? सेपल। और अगर सभी सेपल को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा? हाँ, कैलिक्स। अब ये क्या है? एक को हम कहेंगे पेटल। ठीक, एक मिलाएंगे तो पेटल, और अगर सभी पेटलों को मिला देंगे तो कोरोला कहलाएगा। सभी पेटल को मिला करके क्या? कोरोला कहलाएगा। देखो ये सभी पेटल हैं, इन सभी पेटलों को मिला दो तो क्या कहलाएगा? कोरोला। कोरोला कई कलर का हो सकता है, रंगों का होता है ना। कोरोला जो है ये कई रंगों का हो सकता है। दिन में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, और ये रंग बिरंगे क्यों होते हैं? जैसे कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, और कीट आकर्षित होगा तो परागण हो जाएगा। परागण आपको पढ़ा दिए हैं। ये है कोरोला पूरा कंप्लीट। ठीक, इसके बाद अगला पुष्प का संरचना तीसरा पार्ट। 4 पार्ट होते हैं पुष्प में, 4 अंग। तो 2 आपने देख लिया, एक का क्या नाम आपने देखा? मुख्य था कौन? पेटल, सेपल, और सेपल को कहते हैं कैलिक्स यानी बाह्यदलपुंज। उसके बाद दलपुंज, दलपुंज के बाद पुंकेसर। कौन चीज़? पुंकेसर। देखिए ये जो छोटे छोटे पीले पीले दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पीले पीले क्या हैं? पुंकेसर हैं। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, मुख्य 2 और कुल 3। कौन कौन होता है? एक फिलामेंट तंतु होता है, जो देखिए जिसको आप पकड़े हैं, ये जो पकड़ा हुआ है क्या है? फिलामेंट यानी तंतु। और जो 2 घुंडी नुमा संरचना है इसे पराग कोष कहते हैं। क्या? पराग कोष 2 होता है, 2, एक नहीं बल्कि 2। और पराग कोष को अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम पराग कण कहते हैं। माने इस फिलामेंट तंतु और इस पराग कण को, पराग कोष को जोड़ने का जो काम करता है उसे योजी कहते हैं। इस पराग माने तंतु और इस पराग कोष को जोड़ने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? योजी यानी कनेक्टिंग। ठीक, ये हो गया पुरुष वाला भाग ना। इस पूरे को मिला के पुंकेसर। और सभी पुंकेसर, इसमें कितने पुंकेसर हैं? ढेर सारे। देखो ये कितने पुंकेसर हैं? कई पुंकेसर हैं ना। सभी पुंकेसरों को मिला करके, देखो सभी पुंकेसर को मिला करके हम कहेंगे पुमंग। क्या कहेंगे? पुमंग, एंड्रोसियम। ठीक, सभी पुंकेसरों को मिला करके एंड्रोसियम यानी पुमंग कहते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर ये 5 दिख रहा होगा, छोटे छोटे 5-6 जो भी है, ये 5 या 6 जो भी हैं सबको हम कहते हैं क्या? हाँ, स्त्री केसर। क्या कहते हैं? अगर सभी को मिला दिया जाए तो जायांग कहलाएगा। एक को कहेंगे स्त्री केसर। और स्त्री केसर के 3 भाग, एक का नाम वर्तिका न, अंडाशय और वर्तिकाग्र। वर्तिका, अंडाशय और वर्तिका। देखो अंडाशय यहाँ है जो दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये पूरा है अंडाशय, मोटा सा दिख रहा है ना, ये अंडाशय है। ये जो है ये पतला सा यहाँ तक गया है, इसे कहते हैं वर्तिका। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कहलाता है क्या? वर्तिका, जिसे कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल, अंग्रेजी में स्टाइल। और इसे ओवम यानी ओवरी, अंडाशय। और ऊपर जो दिख रहा है ये 5, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ठीक, और निषेचन की क्रिया जो होती है, परागण की क्रिया यहाँ होगा। 2 प्रकार का आपने परागण देखा था, पर परागण और स्वपरागण। पर परागण अगर उसी पुष्प का उसी पुष्प में हो रहा है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण 2 प्रकार का होगा, एक ऑटोगैमी और एक गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी माने अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी ना, ऑटोगैमी। और दूसरा गिटेनोगैमी यानी उसी पेड़ का कोई पुष्प उसी पेड़ के किसी अन्य पुष्प के साथ, उसी पेड़ के, तो उसे हम कहेंगे क्या? हाँ, उसी पुष्प का
माने एक ही पेड़ के दो पुष्पों में अगर परागण हो तो उसे हम कहेंगे गिटैनोगामी। और अगर दो अलग अलग वृक्ष हों, दो अलग अलग पेड़ हों और इस पेड़ का परागकण उस पेड़ के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण। और इसमें आप लोगों ने ये भी देख लिया था एक लिंगी और उभयलिंगी। एक लिंगी माने जिसमें एक ही लिंग हो या नर हो या मादा, उसे हम एक लिंगी कहेंगे। जैसे पपीता है, वह कैसा, तरबूज है, एक लिंगी है। और द्विलिंगी माने जिसमें दोनों लिंग हो, जैसे यही है गुड़हल का फूल है, इसमें दोनों लिंग है, ये देखो स्त्री है और ये पुंकेसर, माने जब पुरुष और स्त्री दोनों मौजूद हों उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था, ठीक। और ये है क्या, इसी में बनेगा भ्रूण कोश और यही अंडाशय बन के फल का ना निर्माण करेगा। यही फल का क्या बन जाएगा, छिलका। आगे हम लोग देखेंगे इसमें जो बीजांड होगा, बीजांड बीज का रूप धारण कर लेगा और ओवरी फल का रूप धारण कर लेगा। अभी हम लोग निषेचन पढ़ेंगे तब देखेंगे। और ये द्विगुणित भी होगा और त्रिगुणित भी होगा। अभी द्विगुणित कैसे होगा, त्रिगुणित कैसे होगा, ये हम लोगों को आज समझना है, ठीक। यहाँ तक अगर दिक्कत हो तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना, कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया है। देखो अब आगे हम लोगों को पढ़ना है युग्मक जनन। क्या पढ़ना है, युग्मक जनन। युग्मक जनन किसे कहते हैं, देखो ध्यान से। हाँ, युग्मक जनन। अब युग्मक जनन कल आपको बताए थे। हाँ, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका, अगुणित युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है, माने किस विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री। देखो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण, अगुणित कोशिका का, अगुणित कोशिका का निर्माण ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन। देखिए पूछेगा प्रश्न युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाओं का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाओं का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। उसके बाद नर युग्मक किसे कहते हैं, नर युग्मक। हाँ, नर युग्मक किसे कहेंगे, पराग कण के निर्माण को, पराग कण के निर्माण को क्या कहते हैं, हाँ, नर युग्मनज कहते हैं। क्या, नर युग्मनज, यानी पराग कण के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, नर युग्मनज। यानी ये इस तरीके का फिलामेंट है, ये इधर है, ये क्या है, एंथर है, और ये क्या है, फिलामेंट है। इसमें क्या निर्माण होता है, पराग कण। इन्हीं पराग कणों के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, नर युग्मनज, ठीक। और उसके बाद आएगा मादा युग्मनज, युग्मक ना, मादा युग्मनज। देखिए अंडाशय का निर्माण क्या कहलाता है, अंडाशय का निर्माण। हाँ, अंडाशय का निर्माण ही मादा युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है, मादा युग्मनज। तो ये पूछेगा कि नर युग्मक किसे कहते हैं, मादा युग्मक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, यानी पराग कण का निर्माण क्या कहलाता है, नर युग्मक, और अंडाशय का निर्माण मादा युग्मक कहलाता है, ठीक। अब नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है, युग्मक जनन क्या है, ये आप तीनों देख लिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है पराग कण की संरचना। ये देखिए पराग कोश में क्या उपस्थित है, और अगर हम सूक्ष्मदर्शी ले करके इसको विस्तार करके देखें तो इस पराग कण, इसमें लाखों की संख्या में क्या होते हैं, पराग कण ना, लाखों की संख्या में इसमें क्या होते हैं, एक एंथर में लाखों की संख्या में पराग कण है। इस पराग कण में एक ही निषेचन करेगा। इसको हम लोग समझते हैं तो कैसे निषेचन होगा वहाँ देखेंगे। जैसे 7 ml स्पर्म में कम से कम 25 लाख ना, 25 से 26 27 लाख क्या बनाने का गुण होता है, माने उसमें युग्मक बनाने का गुण होता है। 25 से 26 लाख यानी 26 माने स्पर्म से, 7 ml स्पर्म से, यानी कहने का सेंस है 26 लाख प्रकार के, हाँ, भ्रूण का विकास होगा, यानी 26 लाख प्रकार के बच्चे जन्म ले सकते हैं। और किसी का क्या नहीं भिन्न होगा, चेहरा सबका अलग अलग होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्पर्म जाके टकरा के 2 भागों में टूट जाता है। अगर 2 भाग में स्पर्म टूट गया तो ऐसी स्थिति में जो लड़के ना, जिनका जो लड़का पैदा होगा वो कैसा होगा, एकदम सेम टू सेम
जुड़वा भी होगा और दिखने में सेम भी होगा। अगर एक ही स्पर्म टकराया है, एक स्पर्म गया 2 भाग में टूट गया, और टूटने पे जो बनेगा वो एक जैसे दिखेंगे। अगर 2 स्पर्म जाके टकरा गए हैं ओवम से तो अब टूटेगा, तो ऐसी स्थिति में जुड़वे बच्चे तो होंगे, लेकिन कैसे, अलग अलग देखने में होंगे। दोनों का चेहरा क्या होगा, अलग। अगर हाँ ध्यान से सुनो, एक ही स्पर्म आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मानव वाला, तो वहाँ देखेंगे एक स्पर्म गया और अगर ये स्पर्म टूट गया कितने भाग में, 2 भाग में। अगर एक ही स्पर्म 2 भाग में टूटा तो ऐसी स्थिति में अब ये 2 अंडाशय से क्रिया कर लेगा, एक इधर और एक इधर। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों बच्चे होंगे बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन अगर 2 स्पर्म गलती से चला गया और अब ये ऐसी स्थिति में अगर 2 स्पर्म 2 अंडा से टकराया, तो ऐसी स्थिति में लड़के तो जुड़वा होंगे, लेकिन इनका चेहरा क्या होगा, अलग अलग होगा ना। कौन, हाँ तो यही तो बता रहे हैं, 2 अंडाशय में कौन किया, एक ही स्पर्म तो किया। यहाँ देखो ये 2, एक ही क्या, एक स्पर्म है, एक स्पर्म गया, कितने अंडाशय से क्रिया किया, 2। अगर 2 से किया तो दोनों का चेहरा सेम होगा, जुड़वा तो होंगे लेकिन एक ही स्पर्म है ना, तो यानी दोनों का चेहरा क्या होगा, सेम। और अगर 2 स्पर्म गया और 2 अंडाशय से क्रिया किया तो दोनों का चेहरा अलग अलग। ठीक, ये है। कहाँ क्या पूछ रहे हो, बोलो बोलो क्या कर रहे हो, अब समझ में आया। यानी एक स्पर्म अगर 2 भाग में टूटा और कितने अंडा से क्रिया किया, 2। कौन, तो नहीं होगा ऐसा, डबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, ये हो गया कौन सा, युग्मक जनन, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब हम लोग देखते हैं पराग कण की संरचना, यानी पराग कोश में जो पराग कण है उसकी संरचना को हमको समझना है। तो देखिए पराग कण की संरचना हम बना रहे हैं, आसानी से एकदम है, आसान एकदम ना। ध्यान से देखिए, ये पराग कण को समझना है, क्योंकि पराग कण ही किस में भाग लेगा, परागण में भाग लेगा और निषेचन में भी भाग लेगा। यानी पराग कण 2 चीज़ों में भाग लेगा, एक परागण में और एक निषेचन। तो पराग कण की अभी आपने देखा कि पराग कण कहाँ होते हैं, पराग कोश में। पराग कण कहाँ होते हैं, पराग कोश में। इस पराग कण को हम एक पराग कण का विस्तार से, माने इसको बड़ा कर रहे हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अब यहाँ तो सूक्ष्मदर्शी है नहीं, लेकिन फिर भी हम बड़ा करके बता रहे हैं इसमें क्या क्या संभावना है। देखिए इस तरफ हम लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ दिख रहा है, हाँ ये देखो, ये बाह चोल कहलाता है। क्या कहलाएगा, बाह चोल, बाह चोल। एक्साइन क्या कहलाएगा, एक्साइन। ध्यान से सुनो, एक्साइन, ये बाह चोल है। माने जो पराग कण है, किसकी संरचना हम लोग देख रहे हैं, पराग कण की संरचना, की संरचना, पराग कण की संरचना देखना है हमको। तो यहाँ दिख रहा है ऊपर तक ना, देख लो, पराग कण की संरचना। बाह्यचोल है, सबसे ऊपर पाया जाता है कौन, बाह्यचोल। फिर इसके अंदर इसे क्या कहेंगे, अंतःचोल। क्या कहलाएगा, अंतःचोल ना। ये किसकी संरचना पढ़ रहे हैं आप, हाँ इसे कहते हैं क्या, इंटाइल। देखो इंटाइन, ठीक, इंटाइन। बाह्यचोल हुआ, बाह्यचोल के बाद अंतःचोल। ये अंतःचोल है, इसमें देखिए अब इसमें द्रव भरा है। इस वाले में क्या, अंतःचोल में क्या भरा हुआ है, द्रव। इस द्रव को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। क्या कहते हैं इसे, इस द्रव का नाम है जीव द्रव्य। इस द्रव को जीव द्रव्य कहते हैं, द्रव्य, ठीक, जीव द्रव्य। अब इसमें देखिए ये अनियमित आकार का होता है, ये इसे क्या कहते हैं, वर्धी केंद्रक। क्या, वर्धी केंद्रक। यहाँ लिख दे रहे हैं वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक, ठीक। और यहाँ देखिए इसमें और होगा एक केंद्रक, ये छोटा होगा, ये इस तरीके का। ये देखिए वर्धी कोशिकाओं में वर्धी केंद्र का निर्माण होता है। और ये कौन सी कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं हैं। और जनन कोशिका में जनन केंद्र का निर्माण होता है, ये जनन केंद्र है, ठीक। और इसमें ये जो है यही कहलाता है क्या, जनन केंद्र। और यहाँ भी द्रव भरा होता है, ये वाला द्रव जो है इसे भी हम कहते हैं क्या, जीव द्रव्य।
लेकिन ये जीव द्रव्य जो किसका एक कौन सा चीज़ है, जनन केंद्रक। जनन केंद्रक, ध्यान से सुनिएगा आप, जनन केंद्रक। नहीं समझ में आया तो निषेचन वैसे आप समझ लेंगे लेकिन ठीक से नहीं समझ पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है समझ। ध्यान से सुनो, ये वर्धी केंद्रक है, जनन केंद्रक। जनन केंद्रक जो है, जनन केंद्रक में जो द्रव भरा है ये गाढ़ा होता है, किसकी तुलना में, ये जो ऊपर वाले जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य की तुलना में जो जनन केंद्र में द्रव होता है वो गाढ़ा होता है। ठीक, यहाँ इस वाले में बाह चोल में छोटे छोटे कहीं कहीं क्या पाए जाते हैं, छिद्र, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र। ठीक, जनन छिद्र। अब ये है किसकी संरचना, माने पराग कण की। तो पराग कण की संरचना, ये बाहर वाला जो है इसे हम कहते हैं बाह्यचोल। क्या कहते हैं, बाह्यचोल। बाह्यचोल सतत नहीं होता। देखिए अब बाह्यचोल के विषय में, सतत नहीं होता। बाह्यचोल क्या नहीं होता, सतत नहीं होता। बाह्यचोल कठोर होता है, खुरदरा होता है। यानी ये कैसा होगा, कठोर होगा, खुरदरा होगा, खुरदरा ना। और इसमें एक चीज़ पाया जाएगा जिसको स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का बना होगा, जिस वजह से ये ताप से, दाब से, अम्ल से, क्षार से इसकी क्या करेगा, रक्षा। यानी ताप से, दाब से, अम्ल से और किससे, क्षार से, अम्ल और क्षार से क्या करेगा, रक्षा। अब ध्यान से सुनो, जो पूछ रहे हैं उसको बताओ। माने बाह्यचोल सतत होता है कि असतत, असतत, यानी ये असतत है, देखो असतत है, बाह्यचोल असतत होता है। दूसरा, यह किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बाह्यचोल किसका बना होता है, तो क्यूटीन का बना है स्पोरोपोलेनिन पर। ठीक, ये है स्पोरोपोलेनिन, यहाँ पाया जाता है। या इस किससे किससे रक्षा करेगा, ताप से, दाब से और अम्ल और क्षार से। इसमें एक छोटा छिद्र होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, अगर एक बीजपत्री होगा तो एक छिद्र और दो बीजपत्री होगा तो दो या दो से अधिक छिद्र पाया जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, अब ये जो जनन छिद्र है ना, इसी जनन छिद्र से ना ये पराग नली का निर्माण होगा और पराग नली बन के कहाँ जाएगी, माने मादा के अंडाशय से टकराएगी। अभी मादा वाला जब बीजांड पढ़ेंगे तो बीजांड में जा कर के बीजांड काय से, बीजांड द्वार से टकरा जाएगी पराग नली। ये इससे क्या बनेगा, ये जनन छिद्र पराग नली का रूप धारण करेगा और ये पराग नली जाके टच कर जाएगी मादा के बीजांड के बीजांड द्वार से, और बीजांड के बीजांड द्वार से जाके टकराएगा तो बंद हो जाएगा इसका निषेचन, और जाके दो मेल गैमेट जाके क्रिया करेंगे 3 फीमेल गैमेट से। अभी हम लोग देखेंगे, और एक क्रिया करेगा, एक से भ्रूणकोष बनेगा और एक का क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अभी देखेंगे तब समझ में आएगा। तो यानी यहाँ देखो, पहले जो पढ़ रहे हो आप उसको देखो। पराग कण की संरचना में 4 चीज़ें हैं। ऊपर पाया जाता है बाह्यचोल जो कठोर होता है, खुरदुरा होता है, सतत नहीं होता, सतत नहीं होता। आगे इसमें पाया जाता है स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, जो ताप, दाब, अम्ल और क्षार से इसकी क्या करता है, रक्षा करता है। आगे है अंतःचोल। कौन सा, अंतःचोल। अंतःचोल पतला होता है, किसकी तुलना में, बाह्यचोल की तुलना में ये पतला होता है, बाह्यचोल की तुलना में पतला। तो ये पतला होता है और सतत होता है। कैसा, सतत। सतत कहने का सेंस है यह कहीं ब्रेक नहीं है। देखो यहाँ देखो, कहीं ब्रेक दिख रहा है नहीं, तो ये इसमें ब्रेक नहीं होता। और ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, सेल्यूलोज और किसका, पेक्टिन। वह पेक्टिन या सेलुलोज या पेक्टिन का बना होता है। समझ गए, ये पतला होता है, सतत होता है, सेल्यूलोज या पेक्टिन का बना होता है। ठीक, अब क्या होगा, यही ट्यूब का रूप बन जाता है, यही पराग नलिका का रूप धारण करेगा। यही ना, आगे हम लोग देखेंगे तो समझेंगे, यही किसका रूप धारण करेगा, पराग नलिका का, और जाके बीजांड द्वार से टकराएगा, वहाँ निषेचन करेगा। ये है बाह्यचोल के विषय में आपने देख लिया।
अंतःचोल के विषय में देख लिया। द्रव भरा होता है, इसमें दो प्रकार का द्रव होता है। एक द्रव जो पूरे किस में पाया जाएगा, अंतःचोल में, ये पतला होगा, क्या होगा, गाढ़ा कम होगा, किसकी तुलना में, इसमें। जो जनन केंद्रक में द्रव है उसकी तुलना में वो कम गाढ़ा होगा। अब यहाँ वर्धी केंद्रक क्या है, वर्धी केंद्रक अनियमित होता है ना, कैसा, अनियमित, जब और बड़ा होता है। ये अनियमित क्या होता है, अनियमित, अनियमित और क्या, बड़ा होता है ना। अनियमित माने इसका आकार निश्चित नहीं है, अंडाकार ही हो, गोलाकार, अंडाकार, किसी भी आकार का हो सकता है, और बड़ा छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब अनियमित का मतलब ये है। अनियमित मतलब समझ गए, ये अंडाकार, गोलाकार कैसा भी हो सकता है और बड़ा भी होगा। किसकी तुलना में बड़ा होगा, जनन केंद्रक की, जनन केंद्रक की। अब जनन केंद्रक क्या है, जनन केंद्र देखो, जनन, यहाँ और कुछ लिखवाए हैं क्या, बस ना, ये बड़ा होता है, अनियमित होता है। अब यहाँ जनन केंद्रक, ये जनन केंद्रक छोटा होता है, किसकी तुलना में छोटा होता है, वर्धी केंद्रक की तुलना में छोटा। और ये क्या, इसमें ये घना होता है। घना क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो द्रव भरा है ये ज़्यादा गाढ़ा है। इसका द्रव गाढ़ा होता है, द्रव गाढ़ा, इसलिए इसे घना कहते हैं। इसका द्रव क्या होता है, गाढ़ा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, घना, घना जीव द्रव्य, यही लिखे है ना, घना जीव द्रव्य। हाँ हाँ, अब यहाँ अब हो गया ना, इतना आप देख लो। अगर आपको यहाँ कहीं दिक्कत हो तो और लिख दें, ठीक, उतार लो। हाँ, तो ये पोषण भी देने का काम करता है। अब जब ये पराग नलिका का काम करेगा ना, तो पराग नलिका जब बनेगा तो नलिका में जो इसके ये जनन केंद्रक है, इसको भोजन देने का काम कौन करता है, वर्धी केंद्रक। यही वर्धी केंद्रक किसको भोजन देगा, जनन केंद्रक, क्योंकि जनन केंद्रक ही क्या करेगा, निषेचन। तो जनन केंद्रक निषेचन करने का काम करेगा। देखो ध्यान से समझो, जो पराग कण था किसमें, परागकोश में, वो कहाँ से उड़ के आ गया है, किस पे, हाँ, मादा के वर्तिकाग्र पे पहुंच गया है। अब वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद इसका क्या होगा, अंकुरण होगा। ये अंकुरण जब होगा तो ये यहाँ से जनन छिद्र से, ये जो है जनन छिद्र से अंतःचोल जो है वो क्या, किसका रूप धारण कर लेगा, नलिका का। और नलिका का जब रूप धारण करेगा तो ये जनन केंद्रक जो दो हैं, कितने, दो जनन केंद्रक, ये दो जनन केंद्रक टूट के गिरेंगे, नर युग्मक दो हैं। इसमें जनन केंद्रक कितने होंगे, दो, और दो जनन केंद्रक होगा और एक वर्धी केंद्रक। ये दोनों देखो ध्यान से, जैसे ये है, ये क्या है, ये अंतःचोल है। अंतःचोल किसका रूप धारण करेगा, नली का। ये नली का रूप धारण करके इस तरीके से नीचे की ओर विस्तारित होगा, और जब नली में जाएगा तो ये दो, ये देखो जनन केंद्रक है। जनन केंद्रक कितने भाग में टूटेगा, तो नर नंबर 1 और नर युग्मक नंबर 1 और दूसरा नर युग्मक नंबर, नर युग्मक 2, नर युग्मक कितना, 2। ध्यान से समझो, आप समझ में आएगा आपको क्या है ये कितने भाग में टूटा, 2। एक नर युग्मक फर्स्ट हुआ, एक नर युग्मक सेकेंड। और ये कौन है जो ट्यूब बना है, अंतःचोल। अंतःचोल क्या बन गया, ट्यूब, यानी नली बन गया। और जो वर्धी केंद्रक है इसी के साथ है, ये कौन सा केंद्रक है, वर्धी। देखो यही तीन चीजें हैं, क्या, वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक। ध्यान से सुनो, अब हम यहाँ बना रहे हैं और बता रहे हैं आपको। ये बाह्यचोल है, बाह्यचोल में छिद्र था, उस छिद्र को टूटा, और टूट करके छिद्र, इसमें कोई द्रव नहीं प्रवाहित होता कि ये टूट जाता है, ये कहीं न कहीं क्या होता है, छेद होता है, और वहीं से ये अंतःचोल ट्यूब का रूप धारण कर लेगा। और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में कौन कौन आएगा, एक आएगा नर माने जनन केंद्रक, और कौन आ जाएगा, वर्धी। जनन केंद्रक कितने भाग में टूट जाएगा, 2। जनन केंद्रक 2 भाग में टूटा, पहले को कहेंगे नर युग्मक फर्स्ट, दूसरे को कहेंगे नर युग्मक सेकेंड, और तीसरा ये जो वर्धी केंद्रक है इसी के साथ आ गया। वर्धी केंद्रक इसको क्या करेगा, इसको और इसको क्या करेगा, पोषण देगा। यही लिखवाए होंगे देखो वहाँ कि ये वर्धी केंद्रक जो होता है ये पोषण भी देता है। क्या करता है, पोषण। आप समझ में आया पोषण कैसे देगा, यानी ये जब तक नीचे जाता रहेगा तब तक इसको पोषण देने का काम कौन करता रहेगा, वर्धी केंद्रक। और ये जा करके यही नली नीचे जाके बीजांड द्वार से टकराएगा, ऐसे करके बीजांड यहाँ किससे टकराएगा, बीजांड
द्वार, और बीजांड द्वार से होता हुआ चला जाएगा अंडाशय में और वहाँ करेगा निषेचन। हम लोग निषेचन पढ़ेंगे अभी, तब देखेंगे। तो ये है पूरा किसका, परागकण की संरचना। अब अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो बताओ, परागकण में कितने चीज पाए जाएंगे, चार। चारों का नाम बाह्यचोल, अंतःचोल, वर्धी केंद्रक, जनन केंद्रक। और उसमें जो चीजें द्रव पाई जाएंगी अलग है ना। अब इसमें जीवद्रव्य पाया जाएगा। बाह्यचोल कठोर खुरदरा होता है और सतत नहीं होता, असतत होता है। यहीं लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, असतत होता है। कैसा, असतत। किसका बना होता है, इस हाँ क्यूटीन का। और इसमें क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन। ये ताप दाब अम्ल और क्षार से इसकी क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे अगर ताप दाब अम्ल क्षार टकराए तो परागकण ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, निषेचन ही नहीं होगा ना। कभी कभी देखते हैं कि माने किसी को लड़का ही नहीं होता, पुरुष में भी ना। तो यही क्या है, यही वाला डैमेज रहता है। अगर डैमेज हो गया तो नहीं होगा। अगर यही डैमेज हुआ, कम पावरफुल है यानी कठोर कम है या खुरदरा कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और खराब अगर परागकण ही खराब हो गया तो निषेचन कौन करेगा, न तो परागण होगा और न ही निषेचन, खराब हो गया। तो ये है यहाँ ये सब हुआ। दूसरा अंतःचोल। अंतःचोल पतला होता है किसकी तुलना में, बाह्यचोल की तुलना में सतत होता है। जैसे ये कहीं न कहीं टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये टूटा है लेकिन ये कहीं टूटा नहीं रहता। ये क्या करता है, पोषण देने का काम करता है ना। किसको, कहाँ गया, ये सेलुलोज व पेक्टिन का बना होता है। कौन, अंतःचोल। उसके बाद अगला आया कौन सा भाग, वर्धी केंद्रक। वर्धी केंद्रक अनियमित होता है, यानी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं हो सकता है। और इसका जो आकार होगा अनियमित होगा, यानी ये अनियमित आकार का होगा, बड़ा होगा किसकी तुलना में, जनन केंद्रक की तुलना में बड़ा होगा। ठीक, ये पोषण देने का काम करेगा किसको, जनन केंद्रक को। ठीक, जनन केंद्रक को पोषण देगा। उसके बाद आया जनन केंद्रक। जनन केंद्रक में एक द्रव अलग से भरा होता है। इस अंतःचोल के अलावा भी इसमें द्रव भरा होता है। ये द्रव गाढ़ा होता है अंतःचोल की तुलना में। ठीक, ये छोटा होता है किसकी तुलना में, वर्धी केंद्रक की तुलना में। ये इसमें जीवद्रव्य गाढ़ा होता है, जिसे हम लोग घना जीवद्रव्य भी कहते हैं। अब यहाँ पोषण कैसे देता है ये भी हमने आपको समझा दिया। अब आप उतारिए, तब हम लोग अगला पढ़ना चालू करते हैं। दिया होगा बीजांड की संरचना। ठीक, उतार लो तब। अब मादा युग्मोद भी देखेंगे। अगला टॉपिक आपके यहाँ है मादा, हाँ मादा युग्मोद, युग्मोद भिद। ठीक, मादा युग्मोद भिद। अब मादा युग्मोद भिद किसे कहते हैं, देखिए एक होता है स्त्री केसर ना। स्त्री केसर को आप समझ चुके हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। कौन कौन, वो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। यानी स्त्री केसर में होगा क्या, अंडाशय। क्या होगा, अंडाशय। इस अंडाशय में देखो, इस अंडाशय में होगा बीजांड। क्या होगा, बीजांड। अंडाशय में ही होगा क्या, बीजांड। इस अंडाशय में जैसे देखिए ये है संरचना, यहाँ बनाए ये है, ये किसकी संरचना बना दिए, ये नीचे अंडाशय है, ये क्या है, अंडाशय। अंडाशय, ये वर्तिका, क्या है, वर्तिका। और ये वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक, अंग्रेजी में इसको कहेंगे स्टिग्मा, स्टिग्मा, इसको स्टाइल, इसको ओवरी ना। अब इसी ओवरी में होगा बीजांड ना। अब हम लोग बीजांड जब देखेंगे संरचना, इस तरीके का संरचना होगा। अभी बस पढ़ना है इसी के बाद ये करके ऐसे ना। ये कौन सा संरचना है, बीजांड का। इसी बीजांड को हम लोग अपरा भी कहते हैं। इसी बीजांड का, इसमें क्या होगा, बीजांड। और बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं, अपरा। बीजांड, 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 बीजांड। अब ध्यान से सुनो, बीजांड में अपरा, अपरा। अपरा किसे कहते हैं, अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं। यही अपरा जो होता है, जैसे जो बच्चा है, छोटा बच्चा पेट में, तो उसको यही अपरा, माने जो आपका नाभि नहीं है, नाभि,
देखते होंगे बच्चे की नाभि माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है और वही भोजन देने का काम, भोजन और पोषण देने का काम वही नाभि करता है। इसीलिए कहते हैं नाभि में क्या है, जीवन है। यहीं देखो पूरे शरीर का बनावट पूरा जैसे समोसा है, पूरा घुमा के एक ही जगह पे नहीं है, उसी तरीके से पूरा जो शरीर है यहीं पे पूरा बंधा हुआ है। मान लो पूरे शरीर को आप समोसा मान लो और यहाँ आके क्या किया है, बांध दिया गया। यही नाभि जुड़ी रहती है, बाद में इसमें पाउडर वाउडर लगाते हैं, जब छोटे रहते हैं तो काटा जाता है। यही इसी को प्लेसेंटा, यानी जब बच्चा किस में होता है, माँ के पेट में, तो प्लेसेंटा ही भोजन देने का काम करता है। तो यही बीजांड में क्या है, अपरा, यानी इसी को अंग्रेजी में कहेंगे प्लेसेंटा। क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। ठीक, ये है प्लेसेंटा। और इसी बीजांड के भीतर क्या होता है, भ्रूण कोष होता है, भ्रूण कोष। और इसी भ्रूण कोष को ही हम क्या कहते हैं, मादा युग्मोद भेद। ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहे हैं, भ्रूण कोष, कोष ना, भ्रूण कोष। ठीक, भ्रूण यहाँ उल्टा हो गया, भ्रूण कोष। देखिए हम समझाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अगर गलत लिखे ना तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि माने बोलते एकदम सही हैं, लिखने में इधर उधर हो जाता है, क्योंकि समझाना और लिखना दोनों एक काम साथ नहीं हो सकता ना। तो इसलिए अगर हम गलत लिख दें तो उसको आप समझ जाइएगा कि बोल सही रहे हैं, लिखने में और समझाने में अगर दोनों काम साथ करेंगे गया ना। तो यहाँ देखिए मादा युग्मोद्भिद क्या है, स्त्री केसर, स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। इस अंडाशय में होगा बीजांड और इसी बीजांड को अपरा कहते हैं। इसी के भीतर होता है भ्रूण कोष और ये भ्रूण कोष ये क्या कहलाता है, मादा युग्मोद्भिद। यही भ्रूण कोष भोजन देने का काम करता है, किसको, फल को, जब अपरिपक्व अवस्था में होता है। जब हम लोग निषेचन पढ़ेंगे अभी तो देखेंगे। ये है क्या, मादा युग्मोद्भिद। अगर आपसे पूछेगा तो माने मादा युग्मोद्भिद, स्त्री केसर, स्त्री केसर में अंडाशय, अंडाशय में बीजांड और बीजांड को ही अपरा के नाम से जानते हैं। इसके भीतर भ्रूण कोष होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। उतार लो आप।